आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट कौन सा है एस्ट्रोलॉजी? उनको लगता है कि अगर हम सामने वाले ने बता दिया कि आपकी लाइफ में ये परेशानी आने वाली है, तो अब तो ये आएगी ही, क्या कर सकते हैं? वहाँ वो आपको गाइडेंस दे रहा है तो मतलब आपको तैयार होने का मौका भी दे रहा है उस प्रॉब्लम के लिए। तो एकदम से छोड़ के नहीं बैठ जाओ कि ये चीज़ होनी ही है। अगर सपोज़ किसी ने बोल दिया कि आपके 2 साल बाद आप तो करोड़पति होने वाले हो, तो इंसान बैठा नहीं रह जाएगा। ये तो करोड़पति हो ही जाना है। यू हैव टू मेक एफर्ट्स। नाम चेंज करने से कोई ऐसी स्टोरी भी मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं किसी की लाइफ में? आपने किसी का नाम चेंज करवाया और बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गए हैं? जैसे एक बच्ची है जो डिप्रेशन से जा रही थी क्योंकि उनका पर्सनल ईयर जो था वो इमोशन वाला चल रहा था, इमोशनल टर्बुलेंस थे उनके। तो उनके नाम को हमने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया, तो वहाँ वो ठीक हो गई। उसके बाद जब मैंने वास्तु सीखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि हम वास्तु करेक्शन के लिए किसी का घर यूं ही नहीं तोड़ा सकते, किसी की कोई दीवार नहीं तोड़वा सकते। अगर उसके प्लैनेट्स उस समय फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो वो हॉस्पिटलाइज हो सकते। तो उनसे कोई चीज पूछो तो उनकी जो सिद्धि होती है उनके कान में आकर उनको बताती है उसके बारे में, और वो फिर वही चीज आपको आगे बताने लग जाती है। नहीं, वो सिद्धि नहीं, वो कर्म पिशाचिनी। अच्छा। हाँ, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं। किस टाइप की घड़ी पहननी चाहिए, किस टाइप की घड़ी नहीं पहननी चाहिए? हरे रंग की घड़ी ही खरीद रहे हैं, नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन शायद किसी के लिए ना भी अच्छी हो। तो उनके चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सी बेहतर है। अगर आपको बाहर के लोगों के साथ डील ज़्यादा करना है तो रोमन न्यूमरल्स वहाँ अच्छे हैं। नमस्कार, नोवा टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारत मोंगा और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है सुधा टेरी। सुधा जी जो हैं उनको बचपन से ही म्यूजिक का शौक रहा है और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी हैं, और जो जो उन्होंने सीखा है वो उसका उपयोग करके समाज की सहायता कर रही हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुधा टेरी जी से। नमस्कार भरत जी। नमस्कार, कैसे हैं सुधा जी आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो सुधा जी, बहुत सारी बातें करेंगे आज जी। और बहुत कुछ जानेंगे आपके बचपन के बारे में, आपके जीवन के बारे में, किस तरीके से आपका जो है सफर रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका बचपन किस तरीके से बीता? बचपन हल्का सा संघर्ष पर बहुत प्यारा। क्योंकि उसी संघर्ष ने शायद मुझे ज़िम्मेदार होना सिखाया। संघर्ष सिर्फ़ ये कि आई वाज़ हैविंग वर्किंग मदर। हम्म। तो मम्मा सुबह घर से चले जाते थे, शाम को आते थे। तो शायद उसने मुझे बहुत जल्दी परिपक्व बना दिया, और दोनों भाई मेरे से छोटे हैं, उनकी देखभाल और साथ में अपना स्कूल ये सब। बट हाँ, आई एन्जॉयड दैट लाइफ़। तो बहुत ही प्यारा रहा हमारा उस हिसाब से। बहुत बढ़िया। आपको म्यूजिक का शौक कब लगा? शुरू से ही। मुझे याद भी नहीं कि कब मुझे शौक नहीं था। बहुत छोटी थी जब मैं, जो मुझे इंस्टेंट याद है कि शायद 3 या 4 साल की, हम एक किराए के मकान में पहली मंजिल पे रहते थे। वहाँ खड़े होके मैं खुद ही क्योंकि एक रिलीजियस फैमिली से आती हूँ, तो भगवान को लेकर कोई ना कोई कविताएँ और गाने बना के खुद ही गाया करती थी। और मुझे याद है आते-जाते लोग हैरानी से देखा भी करते थे कि ऊपर एक बच्ची गाने गाए जा रही है। बट आई वाज़ एन्जॉयिंग, और क्लास 5 से तो मैंने बाकायदा ही म्यूज़िक वोकल की क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी, स्कूल में एज़ अ सब्जेक्ट। वेरी नाइस। जी। आपको कोई बचपन की कविता याद है जो आप बहुत ज्यादा गुनगुनाया करती थी? भजन, कविता, कुछ कॉम्पोजिशन कोई भी? हाँ, हमारी मम्मी एक गाया करती थी नागलीला। हम्म। तो अब मुझे इस समय तो एकदम से ध्यान नहीं आ रही, और जो कृष्ण लीला है, जो नाग लीला उनकी आती है, वासुकी नाग वाली, वो मम्मी सुबह-सुबह गाया करती थी, तो हम उठने से पहले हमारे कान में वो आवाज़ पहुँचती थी। वो वो मुझे आज भी बहुत प्रिय है, मेरे भाइयों को भी। हम तीनों का यूँ लगता है कि बचपन का नाता जुड़ा, हमारे लिए वही एक लोरी थी। लोग लोरी सुन के सो जाते हैं और हम उससे उठा करते थे। तो वो नाग लीला बहुत ही प्यारी थी, जो थोड़े-सा पंजाबी टच में आती है।
दैट वाज रियली लवली एंड सोल सॉन्ग फॉर मी। जब आपने ये म्यूजिक सीखना शुरू किया जी। तो किस तरीके से आपकी जर्नी रही? कौन गुरु थे आपके? कैसे आपने शुरू किया? कहाँ तक पहुँचे? इसको आप आगे प्रोफेशनली लेके गए या नहीं लेके गए? मैं क्लास 5 में जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे याद है वो रोज़ी मैम थी हमारी, देवस्मा स्कूल था चंडीगढ़ में, उसमें ही मैंने सीखना शुरू किया। और उस समय आई वाज़ नॉट अ गुड सिंगर एज़ पर माय टीचर्स, क्योंकि मैं नाक में गाती थी, तो मैं उस इस कारण से थोड़ा-सा पीछे की तरफ अपने आप को रखती थी। फिर मेरे मम्मी-पापा को पता था कि मुझे शौक है, तो हमारे वहाँ बाल भवन एक जगह है, जहाँ पर मैं शाम को म्यूज़िक की ट्यूशन लेने जाती थी। और मैं शायद 7वीं क्लास में थी जब मैंने पहली बार गज़ल सीखी, रंजिशें ही सही दिल ही दुखाने के लिए रहा। तो मुझे नहीं पता था गज़ल और गाने में क्या अंतर है, पर हाँ, हमारी मैम ने हमें वो सिखाई थी। तो यहाँ से धीरे-धीरे फिर कॉन्फिडेंस भी बनना शुरू हुआ, स्कूल के ग्रुप सॉन्ग्स में या कॉम्पिटिशन होते थे हमारे चंडीगढ़ में, तो शबद गायन प्रतियोगिता और भजन गायन प्रतियोगिता ये सब होते थे, गज़ल। तो उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, कभी ग्रुप में, कभी सोलो। तो फ़ोक सॉन्ग कॉम्पिटिशन में मेरी रुचि कुछ ज़्यादा ही रही है। तो बस उसी के साथ म्यूज़िक की जर्नी चलती गई सब, और वो एक साइड सब्जेक्ट की तरह मेरे साथ चलता रहा। वेरी गुड। नेज़ल का अभी आपने बताया, जैसे नेज़ल वॉइस होती है, नाक में जो बोलना होता है। जी, ये चैलेंज ना बहुत लोगों के साथ आता है। एक्चुअली क्या है कि मेजॉरिटी पंजाबी जो है वो नेज़ल वॉइस में ही बात करते हैं। जी, बाकी और लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो हुँ, हिंदी हो गई या कुछ हो गया, वो गले से बोली जाती है। लेकिन जी, पंजाबी लैंग्वेज है, बड़ी मीठी लैंग्वेज है, जी, उसमें कहीं ना कहीं नेज़ल टोन आ ही जाती है। बिल्कुल। So being a Punjabi, it was a big challenge for me also to remove my nasal voice. जी। जी, नो डाउट। सिंगिंग में तो एक और भी था जो आजकल तो फिर भी इतना ध्यान नहीं रखा जाता। हमारे टीचर्स बहुत पर्टिकुलर थे कि साँस नहीं लेनी गाते समय बीच में। Mhm. वो कहाँ पर लेनी है, साँस का विराम कहाँ आना है, इसकी अलग से हमारी ट्रेनिंग होती थी। और Okay. नेज़ल वॉइस को भी उन्होंने मुझे कंट्रोल करना सिखाया, गले से कैसे गाना सिखाया। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सिखाया हमारे कॉलेज में अरविंद सर थे हमारे म्यूज़िक टीचर, जो बाद में यूनिवर्सिटी में अध्यापक लग गए, वो सॉरी लेक्चरर लग गए। तो उन्होंने इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाइडेंस दी, इम्प्रूवमेंट किया। तो वहाँ से थोड़ा-सा शायद फ़र्क आ गया हो। Mhm. जी। Okay. So आपका जो है फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, जो आप मतलब आपको लगता है आज भी आप गाते हैं, गजल हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो? यूँ तो काफ़ी हैं, लेकिन एक शिव कुमार बटालवी का है, Mhm. जाच मैनू आ गई गम खान दी, हौली हौली रो के जी पर जान दी। इट्स माय फेवरेट। वाओ। सो बहुत आप इसको प्यारी। थोड़ा गाकर सुनाइए एक बार। जी। जाच मैनू आ गई गम खान दी, हौली हौली रो के जी पर चान दी, जाच मैनू आ गई। इसका एक्सटेंजा मेरा फेवरेट है, वो जरूर सुनाऊंगी। चंगा होया तू पराया हो गया, चंगा होया तू पराया हो गया, मुक गई चिंता तैनू अपनान दी, हौली हौली रो के जी पर जान दी। बहुत खूब, बहुत खूब। शिव कुमार बटालवी, मतलब अगर पंजाबी सिंगिंग का नाम आए और जी। शिव कुमार बटालवी का जिक्र ना आए, ऐसा एक्चुअली हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा खुद बड़ा फेवरेट है शिव कुमार बटालवी जी का की पुछदे हो हाल फकीरा दा। फकीराना, और उनकी तो आवाज़ में तो दर्द छलक बिल्कुल, के आता जो है। उन्होंने गाया है बहुत ही वो तो बढ़िया। अमेजिंग जी, है। अमेजिंग सो एक्चुअली। हम भी कभी-कभार कोशिश कर लेते हैं उसको जी। गाने की, बट हम कभी भी जो है उसकी आवाज़ हमारी निकल नहीं पाती वैसी। बट फिर भी 1-2 लाइनें हम उसकी गा ही लेते हैं कभी ना कभी। जी, बट जी। दैट्स माय फेवरेट, अगर शिव एक्चुअली कुमार बटालवी जी की बात की जाए तो। एक्चुअली मैंने मम्मी की अपने स्कूल की उनकी डायरी मेरे हाथ लगी,
उसमें सबसे पहले मैंने शिव कुमार बटालवी का सुना, माए नी माए में शिकरा यार बनाया। मैंने अपने मम्मा से बोला कि मुझे इसकी ट्यून सिखाओ, उन्होंने सिखाई। तो उन्होंने खुद ही बोला ये ना उदास गाना है, तू रहने दे। तो उनको लगता था कि अभी तो इसकी यंग एज है। पर वहाँ से मुझे पता लगा कि रूह की गहराई तक पहुँचते हुए गीत लिखते हैं। और आज भी जो कुछ गीत हमें पसंद आ रहे हैं बॉलीवुड के, उनमें से काफ़ी गाने शिव कुमार बटालवी के वहीं से ही उठे हुए हैं। बिल्कुल। एक जी। और भी है शिव कुमार बटालवी जी का, जैसे आपने बोला माए नी माए में एक शिकरा यार बनाया, जी। ते एक और भी है, वो है माए नी माए मेरे गीता दिया नैना विच फिर हुंदी रड़क होवे। हाँ जी, हाँ जी। सो इट वाज ब्यूटीफुली सung ब्यूटीफुल, बाय ब्यूटीफुल। नुसरत फतेह अली साहब। जी। बहुत अमेजिंगली गाया था बहुत उन्होंने ये। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अपने आप में ही सूफियाना है ये। पंजाबी संगीत जो हम जानते हैं वो सूफियाना है, वो रूह तक पहुंचता है बिल्कुल। और बहुत ही सूदिंग है। नई जनरेशन को ना ये सब पढ़ना चाहिए, सीखना जी, चाहिए एक्चुअली। कि किस तरीके के जो है हाँ। सॉन्ग्स पहले लिखे जाते थे। प्रकाश कौर जी, सुरेंद्र कौर जी, सुरेंद्र कौर सारे गाने जो है वो जो उन्होंने गाए हैं, ज्यादातर शिव कुमार बटालवी जी के कितने फेमस होते हैं। बहुत एक तेरी आंख काशनी, ये भी शिव कुमार जी बटालवी जी जी जी, का है। एक तरह का, हाँ जी। और जगजीत सिंह चित्रा सिंह जी ने गाए हैं, इनकी पूरी उनकी एक कैसेट है जो बिल्कुल। सिर्फ शिव कुमार बटालवी जी को डेडिकेटेड है। राइट। और बहुत खूबसूरती से गाए। पंजाबी की अगर हम बात करें, सुरजीत पाठक जी, शिव कुमार बटालवी जी और अमिताभ प्रीतम, कमाल के हैं ये लोग, कमाल हैं ये लोग। राइट। अमृता प्रीतम तो मेरी तो एक्चुअली डॉटर का नाम ही अमृता प्रीतम जी के नाम पर है। मुझे लगता है मेरा नाम भी है सुधा, अमृता को रिप्रेजेंट करता है। शी इज माय फेवरेट, शी इज, बस। तो हमारे ये होता है कि जैसे गुरुद्वारे में से नाम निकलता है हमारे, जी तो जी। तो जब आपका जो है वो हुक्मनामा आता है, तो जो हुक्मनामा, हाँ आखिरी आखिरी अक्षर आता है, जी। तो उससे फिर आपका नाम रखा जाता है बच्चे का। तो हमारा जो है बेटी का वो निकल के आया था, निकल के आया था, तो वो बोला नाम क्या है, मैं घर से ही सोच के गया था कि अमृता ही रखना है, तो वो निकला भी तो हमने नाम भी अमृता रखा। आप देखिए ना, ऊपर वाले की भी रजा यही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अमृता प्रीतम जी की बात की जाए तो उनका बहुत एक वो है, आज आँखां वारे शानू, किते कबरा विचों बोल। हाँ जी, बहुत ही दैट्स बढ़िया। वन ऑफ माय फेवरेट्स, इट्स वन ऑफ माय जी, फेवरेट्स। वो उनके पिंजर नॉवल में है। जी जी जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो पार्टीशन का एक बैकग्राउंड रोएसी है। धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे बैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिश वारिशानों के हैं, उठ दर्द मंदा दे दर्दिया आता के अपना पंजाब, अज वेले लाशां विशियां ते लव दी परी जनाब। अमेजिंगली, अमेजिंग, बहुत बढ़िया लिखा हुआ बहुत ही बढ़िया। तो खींच के कहाँ ले गए हम। है। तो ये तो जी। रही जी हमारी कला की बात और जी। संगीत की बात, सारी चीजों की, म्यूजिक की। अब हम करते हैं, आपने जब म्यूजिक सीखना शुरू किया उसके बाद थिएटर वगैरह किया कहीं पर आपने, मैंने सुना एक बार आपसे बात हो रही थी, तो मतलब आपके ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर भी प्रोग्राम आए हैं, तो जी, थोड़ा जी। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम मेरा शादी के बाद ही आया है। और मुझे पता भी नहीं कि वो कैसे मेरे पास इनविटेशन आया। तब मैं जॉब कर रही थी स्कूल में और कविताएं लिखती थी और एक गीत मैंने लिखा था। तो उन्होंने बोला कि जो आप लिखते हैं, जो कुछ भी आप कहते हैं, हमारा छोटा स्लॉट है, आप इसमें, आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, तो आप इसमें कुछ सुनाइए। और उसमें ये ऑल इंडिया रेडियो रोहतक पर था। ओके। तो 2 बार ऑल इंडिया रेडियो रोहतक और 1 बार ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़, गोल्ड एफएम। तो एक बार वहाँ हुआ था। ये 3 बार मेरे कार्यक्रम हुए हैं और उसमें मैंने अपनी कविताएं गाई हैं और एक जो मेरा गीत था वो मैंने गाया है। और मुझे एक ब्लेसिंग की तरह लगता है, क्योंकि जब एक सरकारी है ये ऑल इंडिया रेडियो, तो यहाँ से जब आता है तो आपको लगता है कि एक रिकग्निशन मिली है, एक Right. पहचान मिली है। और अभी तो कविताएं गा रहे थे अपनों के बीच में कुछ महफिलों में, और यहाँ आप जन जन तक पहुँच रहे हैं जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है। बिल्कुल। जी। हम जब छोटे थे ना, हमको भी बड़ा वो लगता था, ऐसे बच्चे थे, तो जी। मेरे मामा जी जो हैं वो दूरदर्शन की तरफ से जो टीवी पर एड्स आया करते थे हाँ, हाँ। उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे। अरे तो मेरे बड़े मामा जी इज एन एक्टर, सो वो आपका जो वो ड्रग एडिक्शन के ऊपर दूरदर्शन के एड्स आया करते थे, ठीक है, और समाज सुधार के ऊपर और भी बहुत सारी चीजों हाँ, के ऊपर सोशल एड्स आया मैसेजेस करते के थे, बहुत सोशल अच्छे मैसेजेस आते हैं। दूरदर्शन के बड़े अच्छे आया करते बहुत थे। अच्छा। तो मेरे मामा जी बहुत वर्सटाइल एक्टर थे, उसके अंदर ज्यादातर सब एड्स के अंदर होते थे, उनका टीवी पर आया करता था। तुम जैसे रेलवे स्टेशन गए तो चल रहा होता था, उनका एड देखते थे ऊपर टीवी के ऊपर कि हाँ। उनका एड आ रहा है,
तो हमारे मन में भी बड़ा होता था हम कब दूरदर्शन पे आएंगे, हम कब दूरदर्शन पे आएंगे। जी। तो मेरा जब डीडी किसान के ऊपर प्रोग्राम आया तो मुझे भी बड़ा अंदर से बड़ा अच्छा फील हुआ था कि यार फाइनली चलो हम भी दूरदर्शन पर आए कभी। दूरदर्शन पे आना सच में एक सम्मान की बात है। एक आपको पहचान मिलती है क्योंकि वहाँ आप पैसे देके नहीं जा सकते। राइट, तो राइट। आपको जब बुलाया जाता है तो इट्स रियली ऑनर एंड ब्लेसिंग। मुझे एक ही बार मौका मिला बट मुझे वही बहुत कीमती लगता है। तो थिएटर का सफर आपका कैसा रहा? थिएटर का सफ़र मेरे लिए बहुत अचानक से शुरू हुआ। हम्म, अ, कहीं न कहीं मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में थी उस एज में। बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि मैं घर के अंदर तो शेर हूँ, बाहर जाके तो नहीं इतना बोल पाती। लेकिन बीए फर्स्ट ईयर की बात है 1986। ट्रायल्स वो सब हो रहा था कि प्ले का कौन से आपने सोसाइटी में जाना, ड्रामा सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी। म्यूज़िक वोकल मेरा सब्जेक्ट ही था। तो हमारे टीचर अरविंद सर ने ही बोला कि भाई वो थिएटर के लिए, ड्रामा के लिए कुछ लोगों ने कहा है, कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, जो भी जाना चाहता है। तो शायद किसी ने कहा था मुझे याद भी नहीं कि पीछे से क्या आवाज़ आ रही थी, किसने कहा था, लेकिन पीछे से किसी ने कहा था, "सुधा चलना तुम भी चलो।" तो मैं चली गई और वहाँ हमारे डायरेक्टर भैया तुलसी तन्हा वो थे, तो उन्होंने एक लाइन दी थी कोई बोलने को, मैंने बोल दी और मुझे लग रहा था मेरी आवाज़ ऐसे-ऐसे काँप रही थी, मैं खुद काँप रही थी। बट उन्होंने मुझे लीड रोल के लिए ले लिया एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड क्योंकि लीड रोल इंस्पेक्टर का था। एक 5 फुट 1 इंच की दुबली-पतली सी 38 केजी का वेट, ये पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ से लगेगी? तो हमारे टीचर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि पुलिस इंस्पेक्टर मुझे जिस्म से नहीं दिखाना, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर का ऑरा जो चाहिए वो इस लड़की में मैं देख रहा हूँ। तो उन्हें कुछ दिखा होगा और फर्स्ट टाइम ही परफॉर्मेंस हमारी कैथल में थी ऑल इंडिया, जहाँ पर बड़े-बड़े एक्टर हमारे साथ कम्पीट कर रहे थे। दिल्ली दूरदर्शन के जितेंद्र भारद्वाज जी उसमें चीफ गेस्ट थे, जो उस समय एक बड़ा नाम होते थे जालंधर दूरदर्शन का। और मतलब 45 साल के भी हैं, 55 साल के भी हैं। 55 वाज़ द मैक्सिमम आई थिंक दैट एज ग्रुप और मैं उस समय तो बहुत छोटी-सी थी एंड आई वन बेस्ट एक्टर अवार्ड, नॉट एक्ट्रेस। उन्होंने 2 कैटेगरी रखी थी, एक्टर और एक्ट्रेस। तो क्योंकि मेरा मेल कैरेक्टर था, तो आई वन बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑल इंडिया। तो इट वाज़ सरप्राइज़ फॉर मी बट हाँ, वहाँ से जर्नी चल पड़ी। तब मुझे लगा कि शायद कर सकते हैं, कोशिश करें तो। तो लगभग लगभग कितने प्लेज में आपने पार्टिसिपेट किया होगा और ये आपका जो थिएटर थिएटर वाला जो करियर है ये कितने साल तक चला? 4-5 साल और प्लेस याद तो नहीं लेकिन कम ही थे। 7-8 होंगे शायद, ओके। क्योंकि एक ही प्ले की बार-बार परफॉर्मेंसेस चलती हैं। तो जो मुझे मेनली याद है वो तो एक सती रूप कमर वाला था, एक अजनबी सबसे पहला था हमारा, एक कोई पंजाबी का था, एक गांधी तेरे देश में, दैट ओके। वाज़ एपिक, वो पंजाब टेररिज्म पे था। इसके अलावा एक दो और थे जो अब इतना ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि ये वाले तो बहुत ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस हुई है, मीन्स 40-50 एक-एक प्ले की होती थी। गांधी तेरे देश में बहुत पॉपुलर और उस समय काफ़ी ज़्यादा चंडीगढ़ और नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस भी हुआ था और उसके लिए मुझे लोक कला मंच जो नॉर्थ जोन का है, उनके 3 साल कंटिन्यूअस मुझे बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी मिली थी, जो पहले रनिंग होती है 3 साल लगातार जीतो तो वो विनिंग ट्रॉफी बन जाती है। दैट इज़ विद मी। वाओ! हाँ, सो वो वाले प्लेस रहे हमारे अच्छे। बहुत बढ़िया। जी। म्यूजिक हो गया, प्ले हो गया, फिर नेक्स्ट क्या शुरू हुआ उसके बाद? शादी। सो हाँ, मुझे थोड़ा-सा टीचिंग की तरफ इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन उसके लिए मैं बीएड नहीं करना चाह रही थी। एमए कर रही थी, मीनवाइल शादी हुई। शादी के बाद जिस शहर में मेरी शादी हुई, वहाँ पर एवरीवन वाज़ आफ्टर बीएड कि आपने बीएड किया कि नहीं किया। तो वहाँ मैंने बीएड किया और फिर मैंने एमएड, एक स्कूल में मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक टीचर की जॉब की। फिर मैंने एमएड किया। एमएड के बाद फिर एक एलिमेंट्री स्कूल एक स्टार्ट हो रहा था, उन्होंने मुझे फाउंडर प्रिंसिपल रखा और वहाँ
मैंने 3-4 साल काम किया। फिर मुझे लगा कि प्रिंसिपल तो बन गए, टीचर तो बने ही नहीं। जब तक वो नहीं बने तो बात नहीं बनती। फिर मैंने एज़ अ टीजीटी, एक इंटरनेशनल स्कूल हमारे शहर में ही आ रहा था, उसमें मैंने जॉब किया 4 साल। वहाँ पर टीजीटी और पीजीटी ये सब करके फिर उसके बाद एक बीएड कॉलेज में एज़ अ लेक्चरर आए। मीनवाइल दूसरी जर्नी भी एक साथ स्टार्ट हो गई थी। फिर वहीं से बीएड कॉलेज, फिर दिल्ली में एक मानवी कॉलेज है, उसकी एज अ प्रिंसिपल जॉब किया। फिर एक बीएड कॉलेज को हेड किया सोनीपत की तरफ ही, खरपुरा में। बस इस तरह से ये 17 साल फिर जॉब करते रहे टीचिंग की। और हाँ, आई वाज एंजॉयिंग दैट जी। अब आपका उसके बाद वास्तु, रेकी, एस्ट्रो, इन सब चीजों में इंटरेस्ट कैसे आया? रेकी से शुरुआत हुई थी। ओके। मैं माइग्रेन पेशेंट थी उस समय, और एक्यूट बहुत ही बुरी तरह से माइग्रेन होता था मुझे। तो मुझे उस समय किसी ने सुझाया कि एक मेरी फ्रेंड है छवि जी, तो उन्होंने बोला कि आप रेकी क्यों नहीं ट्राई करते। बोला रेकी क्या है? तो उन्होंने मुझे हल्का सा बताया उसके बारे में। और मैं बहुत लॉजिकल नेचर की थी, बहुत ज़्यादा। जहाँ इन चीज़ों पर हाँ जानती थी कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पर फिर भी उसमें लॉजिक ढूंढा करती थी। तो मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। 2-3 लोगों ने मुझे रेकी देने की कोशिश की और मुझे उससे कोई आराम नहीं आया, क्योंकि मैंने ही अब समझती हूँ कि मैंने ब्लॉक लगाया हुआ था। बस उसी के लिए मैंने सेल्फ हीलिंग के लिए रेकी सीखनी शुरू की। ये जॉब के साथ साथ ही मैंने शुरू कर दी थी। और फिर रेकी में ही आगे क्रिस्टल बॉल गेजिंग, डाउजिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोसिस, ये सब सीखा। ये सब अभी जॉब के साथ चल ही रहा था। फिर हम लोग इधर वैशाली की तरफ जब शिफ्ट हुए, देन आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब, जो मैं बीएड कॉलेज को हेड कर रही थी। तो यहाँ आके मुझे लगा कि जॉब तो छोड़ी है तो दूसरी जगह जॉब नहीं करते। जो चीज़ मैं कर रही हूँ, दोनों के साथ ना करके किसी एक के साथ जस्टिस किया जाए। 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। फिर मैंने इस तरफ ही पूरी तरह जाना सोचा। पिरामिड वास्तु का कोर्स करवाने डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, जो कि इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने इन्वेंट किया एक्चुअली, तो वो यहाँ 2 दिन के लिए कोर्स करवाने आ रहे थे इंडिया आयुर्वेदिक सेंटर में। दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन ही विजिटेड दिल्ली फॉर द कोर्स। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि व्हाई डोंट यू गो एंड जॉइन द कोर्स। मैंने वो 2 दिन उनसे वो पिरामिड का कोर्स किया। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट ही होगी। फिर वैदिक वास्तु और महावास्तु, प्रोफेशनल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, इसके साथ साथ वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, फिर तो कोई एंड ही नहीं है। अब आप आ गए हो समुद्र में मोती ढूंढो अलग अलग। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने बोल दी, लेकिन एक दो चीजें मैंने पकड़ ली जिनके बारे में मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं जी क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ। जी जी। पिरामिड का आपने बोला, हम्म, सो मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो हम्म, कॉपर की पाइप्स होते हैं, उसके वो बड़े से पिरामिड बना लेते हैं। पिरामिड तो छोटा ही होता है, पाइप उसकी लगी होती है और उसके नीचे बैठ के मेडिटेट करते हैं। हम्म। तो उससे क्या फर्क पड़ता है नॉर्मली मेडिटेट करने से और उस पिरामिड के नीचे बैठकर मेडिटेट करने से? बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिर में बैठकर करने से और नॉर्मल आप अपने घर में बैठ के कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि आप मंदिर, मस्जिद कुछ भी देखें, उनके ऊपर गुंबद बना था, एक शेप है। वहाँ से वो जो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी है, वो वहाँ से होकर नीचे एक्सपैंड होती है। आप जब उसी के नीचे बैठ रहे हो, आप वो पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर रहे हो, तो वो आपके ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। ओके। जी तो ये पिरामिड वाला जो है, ये प्रूवन फैक्ट है कि पिरामिड के नीचे बैठ के आप करोगे जी तो जल्दी जी। वो फर्क पड़ेगा? ये तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप देखिए ना, मंदिर में जाकर किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाइए या कहीं पर भी आप सिंपल ऐसे ये वाली शेप ले लीजिए और उसके नीचे बैठिए, कैसे एनर्जी आपको हिट करती है। ओके। अब आते हैं हम वापस रेकी पर। रेकी का बहुत सुना है हमने चीजें, लोगों को रेकी करते भी देखा है। इस हिसाब से रेकी काम करती कैसे है एग्जैक्टली? रेकी यूनिवर्स की जो एनर्जी है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी को आप कॉल करते हैं। उसमें हमारे टीचर्स हमारे हाथों में वो शक्तिपात कहते हैं, अट्यूनमेंट जो होती है, तो वो उसको अट्यून कर देते हैं, हमारे हाथ सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए हम उसको जल्दी कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे कोई भी इसको कॉल कर सकता है अगर थोड़ा सा कोशिश करें। आप अगर मेरे पेज पे जाएंगे स्विच योर लाइफ, मैंने उसमें रेकी बॉल बनाना सिखाया भी हुआ है।
तो आप अपने यूनिवर्स की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने हाथों में कॉल करते हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेज देते हो। यू आर नॉट गिविंग रेकी, यू आर जस्ट अ चैनल। तो वो ओके। वहाँ से फ्लो हो रही है, फिर आगे जा रही है। वो जहाँ जाएगी, साफ पानी जब एक गंदे जग में पड़ता जाएगा, धीरे धीरे वो गंदगी बाहर निकलती जाएगी, पानी साफ हो जाएगा, तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाएगी इसमें। रेकी से क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से रेकी यूज होती है? रेकी से क्या नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। आपका चाहे इमोशनल इशू हो, हेल्थ फिजिकल इशू हो, आपका फाइनेंशियल इशू हो, आपके रिलेशनशिप हो, कहीं पर भी अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो इसका नेगेटिव यूज नहीं किया जा सकता, ये वही ब्लॉक हो जाती है। ओके। आप इससे अगर फायदा उठाने की कोशिश करें, सामने वाले को जलील करने के लिए, किसी के लिए, कि ओके मैं रेकी भेज रहा हूँ और ये बंदा मुझे कॉल करेगा जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो, या ये बंदा मेरे वश में आ जाएगा, ये बात ओके। इट्स अ टोटल वाइट एनर्जी। सही है। अभी आपने बताया था लाल किताब, ये बड़ा चर्चित सा टॉपिक चलता है आजकल, जी। बहुत लोग बात करते रहते हैं लाल जी। किताब के बारे में। सो लाल किताब एग्जैक्टली है क्या और कैसे काम करती है? लाल किताब ज्योतिष का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, मैं माफी चाहूंगी अगर मैं किसी को आहत कर रही हूँ, तो पर हाँ, ज्योतिष एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में यूज होता है, पंजाब, हिमाचल, इस तरह। लाल किताब में टोटके हैं, रेमेडीज हैं, और आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर वो थोड़े से आपको फरमान जारी करते हैं कि ये वाला इस तरह से आप अगर अपनी लाइफ को करोगे तो आपको सुख मिलेगा। जो मुझे लाल किताब की सबसे अच्छी बात लगती है, वो कहते हैं आपके पत्री में, जन्म पत्री में कहीं पर कोई भी प्लेनेट कितना भी नेगेटिव क्यों ना बैठा हो, आप उससे जुड़ा रिश्ता सुधार लीजिए, वो प्लेनेट ठीक हो जाएगा। ओके। आपका मंगल खराब है, आप अपने भाई के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, दोस्तों के साथ जो भाई जैसे हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। आप कहीं मेरी उनसे बनती ही नहीं है, आप अपने अहम को थोड़ा सा साइड पे रखकर आप अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू कीजिए। वो आपको विश का रिप्लाई नहीं कर रहे, आप विश करना तो शुरू कीजिए। धीरे धीरे मंगल आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही मतलब हर प्लेनेट के साथ वो जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, वहां पर आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी ईगो को साइड पे रखना है, और उस रिश्ते को आपने ईमानदारी से निभाने की कोशिश करनी है। ये मुझे उसकी सबसे खूबसूरत चीज लगती है। हाँ, लाल किताब के बारे में मिसकॉन्सेप्ट बहुत है, और ये वहाँ है जो कुछ मेरे ही बंधु साथी हैं जो लाल किताब में तंत्र मिला देते हैं और उसको लाल किताब का नाम देते हैं। ओके। वो लाल किताब में काफ़ी चीज़ें ऐसी नहीं हैं। आप जो भी उसकी रेमेडी या टोटका कर रहे हैं, एक तो ज़रूर किसी की गाइडेंस में कीजिए। यूं ही सुन के कि सिर्फ ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, सिर्फ अपने अंगूठे में चांदी की अंगूठी पहन ली तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। सॉरी टू से, अगर इस तरह पैसा आता तो सबके अंगूठे पूरे इसी से भरे रहते। तो फॉर एग्जांपल अब किसी ने रील में सुन लिया कि चांदी की अंगूठी पहनिए, पैसा आ जाएगा, आपका प्लेनेट ये स्ट्रांग हो जाएगा। अगर सिर्फ इतने से होता तो हर कोई पूरा अंगूठा ही उनसे भर के रखता। मुझे लगता है आत्मा की मजबूती पे ज़्यादा काम करना चाहिए, और छोटे छोटे टोटकों से बचने की बजाय आप किसी जानकार के पास जाइए जो आपको आपके प्लेनेट के हिसाब से पर्टिकुलरली आपके लिए कौन सी रेमेडीज बननी है वो आपको गाइड करें। और उसके बाद लाल किताब आपके लिए अच्छा काम करती है। इसके बारे में मिसकॉन्सेप्ट ज़रूर हैं, तो वो भी तभी आते हैं जब हम यूं ही इधर उधर से सुनकर और टोटका करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज अमेजिंग इंस्टेंट रिलीफ देता है ये, नो डाउट। और हम कहीं पर एक प्लेयर खेल रहा है, उसका गेम चल रहा है, ऐसे में वो जख्मी होता है तो वो एकदम से वो स्प्रे करते हैं ना, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है ताकि वो समय निकल जाए, उसके बाद वो उस वुंड पे काम कर लेगा। और यहाँ मेरा बहुत स्ट्रांग हूँ मैं इस थॉट पे कि बाद में आपको उस प्लेनेट के लिए काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो दोबारा प्रॉब्लम ओके। होगी। जी। मतलब लाल किताब का बताया हुआ कोई टोटका आपने कर लिया, अभी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपको उसका जो डिटेल्ड उपाय होता है वो दोबारा करना पड़ेगा। जी। जी। ओके। क्योंकि डिटेल्ड उपाय जो होते हैं वो आपके माइंड बॉडी सोल पे काम करते हैं, तो आपको तीनों पे ही काम करवाना पड़ेगा उस प्लेनेट को लेकर। जी। तो आप एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से करते हैं? मैं
वैदिक और लाल किताब के कॉम्बिनेशन में ही करती हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में वाक़ई इंस्टेंट एकदम से कोई बहुत ही प्रॉब्लम में फँसा तो वहाँ लाल किताब बहुत अच्छी हेल्प करती है। और साथ ही साथ मैं लाल किताब की सबसे ज़रूरी चीज़ यही उठाती हूँ कि उस प्लैनेट से जुड़ा रिश्ता कौन-सा है। हम्म, कहीं उस रिश्ते को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इन्होंने किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया हुआ। क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम में आ रहा है, कहीं न कहीं अपना कोई तो कर्मा खराब किया है। ईश्वर की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो आपको इस मुश्किल में लेके आया है। कहीं कुछ आपने नियम के विरुद्ध किया है, इसलिए ये पनिशमेंट हो रही है। तो ठीक है, अभी हम आपको ये इंस्टेंट रेमेडीज़ कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको ये रेमेडीज़ करनी होंगी। और उसमें वैदिक में तो बहुत अच्छे से मंत्रोच्चारण है। आप उस प्लैनेट का अगर मंत्रोच्चारण करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको अ, यूँ समझिए कि होम्योपैथ मेडिसिन की तरह जड़ से निकाल देता है फिर वो। ओके। क्योंकि आप इस तरह से क्षमा याचना कर रहे हैं प्रभु से। राइट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देती हूँ, इसके साथ न्यूरोलॉजी के उनके नाम सेट कर देते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है। एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें जैसे बहुत सारी बातें बताते हैं, रेमेडीज होती है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं एस्ट्रोलॉजी के। हुँ। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट कौन सा है एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मिसअंडरस्टूड एक तो यही है कि उनको लगता है कि अगर हम सामने वाले ने बता दिया कि आपकी लाइफ में ये परेशानी आने वाली है, तो अब तो ये आएगी ही, क्या कर सकते हैं। में? एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस देती है कि ये चीज़ हो सकती है। वहाँ डेड श्योर वाली कभी कोई बात नहीं है, ये हो सकती है। और आप अपने कर्मा से उसका असर कम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा। वहाँ वो आपको गाइडेंस दे रहा है तो मतलब आपको तैयार होने का मौका भी दे रहा है उस प्रॉब्लम के लिए। तो एकदम से छोड़ के नहीं बैठ जाओ कि ये चीज़ होनी होनी है। अगर सपोज़ किसी ने बोल दिया कि आपके 2 साल बाद आप तो करोड़पति होने वाले हो, तो इंसान बैठा नहीं रह जाएगा कि अब तो करोड़पति हो ही जाना है। यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दैट। क्योंकि ईश्वर वहीं आपकी सहायता करता है जहाँ आप अपनी कर रहे हैं। और दूसरा कि हम रेमेडीज़ कर लेंगे तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। नहीं, वो रेमेडीज़ आपके अपने सच्चे मन से एक क्षमा याचना की तरह जानी चाहिए। जैसे तोता राम 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 रटता है लेकिन उसके अंदर से वो आवाज़ नहीं निकल रही। उसी तरह से आप सिंपल रेमेडीज़ कर रहे हैं लेकिन आपके मन में है ही नहीं कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। और कहीं कुछ गलती होगी, कहीं क्योंकि हम आए तो अपने कर्मा की शुद्धि करने के लिए हैं। हम अपने कर्मा का ऋण चुकाने ही आए हैं। जो भी इस मृत्यु लोक में आया है, जो पैदा हुआ है, अर्थात उसके कर्मों का कुछ ऋण बाकी था, वो चुका नहीं आया। ये तो एक फैक्ट है। तो आप उनकी जब क्षमा याचना कर रहे हैं या उनकी कर्मा करेक्शन कर रहे हैं, तो अंदर से वो भाव भी तो आने चाहिए। बिल्कुल। सिंपल ऐसे ही आपने किसी ने कहा यहाँ ये दबा दो, दबा के आ गए और काम निपटा। तो उस तरह से नहीं चलेगा। हाँ, मैंने एक कोशिश की है, मेरे ईश्वर मेरी सहायता करेंगे। राइट, इस तरह मतलब से मन में पश्चाताप की भावना होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी तब तक आपकी रेमेडी भी काम नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। राइट। वो चीज़ बार-बार रिपीट होके आएगी। उस समय हो सकता है वो काम कर ले, हम्म, थोड़ी देर बाद सेम प्रॉब्लम फिर आपके पास सामने आएगी। ओके। आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो आप उसको फेस करके उसका सॉल्यूशन उसको बता के कि मैं इस समस्या का ये समाधान कर रहा हूँ और मैं इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी भी हूँ और ईश्वर ने जो मौका दिया उसके लिए ग्रैटिट्यूड है, माफ़ी और शुक्राना। बिल्कुल। वास्तु जैसे है हमारा, अगर हम वास्तु की बात करें तो अगर हम वास्तु की डिटेल्ड रेमेडीज में ना जाएं हम्म। तो बेसिक वास्तु हमको क्या करना चाहिए, कुछ छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। जी, यहाँ मैं ज़रूर एक बात को कहना चाहूँगी कि हमारे खुद वास्तुकार, यहाँ तक कि मैं भी कहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम जो है, टॉयलेट जो है, उसका कोई इलाज नहीं, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। वो क्रॉनिक डिसीज़ दे सकता है, काफ़ी डराया भी जाता है इसके लिए। लेकिन खुद ही मैंने कुछ 1-2 केसेस देखे जहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आई है। जब हमने अपने टीचर के साथ बात की कि सर वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, तो बोले आप उस व्यक्ति का लाइफ़स्टाइल देखिए। आप अगर सबके साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, आप ईश्वर में पूरा विश्वास रख रहे हैं, आप अपने घर में सफाई का और ये सब क्लटर फ्री है सब कुछ, तो वो चीज़ें आपको उतना नुकसान नहीं देती।
तो वास्तु की सबसे पहली रेमेडी यही है कि आपको घर का हर कोना साफ रखना है, क्लटर फ्री रखना है। पुराना सामान जहाँ हम जमा करना शुरू कर देते हैं और वो पड़ा रहता है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, राहु क्रिएट होता जाता है। आई ऑलवेज से स्ट्रांगली, जो भी चीज़ आपकी 1 साल, 1.5 साल इस्तेमाल नहीं हुई, आप ये सोच रहे हैं कि आगे काम आएगी, यकीन मानिए वो दोबारा नहीं काम आएगी। उसको आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पड़ी जो जिससे आप 50-100 रुपए का फ़ायदा करना चाहते हैं, वो आपका लाखों का नुकसान कर सकती है। घर की बेटियों को, बहनों को नुकसान कर सकती है। तो इसलिए क्लटर फ्री हाउस, साफ घर, मेन वास्तु करेक्शन हो गई। ओके। जी। ये मतलब सबसे जरूरी चीज है, बहुत ज़रूरी। क्लटर नहीं होना चाहिए। जी, जी। राइट। मैंने किसी से सुना था कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये अपने सर के पास रखकर चार्ज नहीं करने चाहिए। जी। अगर आपके बेड के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उससे नुकसान होता है। घर में पुराने पड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल नहीं रहे हैं, तो उनसे भी नुकसान हो सकता है। किस तरीके के नुकसान होते हैं इनसे? तो घर में जो सामान आपने कहा, यही क्लटर है एक तरह से। अ, मैं दूसरे सवाल पर ही पहले आ रही हूँ, जिसमें आपके खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे किसी ने इन्वर्टर रख लिया, मिक्सी रख ली खराब, और ये सब पुराने मोबाइल्स, आपके पुराने पेन, चश्मे, ऊन के गोले, और खाली बॉटल्स, मटके, और जो पहले नवार आती थी, उसके गोले बना के रख लेते थे। बिजली की तारें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो ये राहु क्रिएट कर देती हैं, और आपका उसमें प्लैनेट जो है वो यूँ समझिए उठा के पटकता है, और घर की बेटियों को, बहनों को नुकसान करता है। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी या उनकी लाइफ के संघर्ष खत्म नहीं होते। वे छत के ऊपर आपने काफ़ी सामान रख दिया, तो डिप्रेशन आने का, सुसाइडल थॉट्स आने का खतरा रहता है, क्योंकि छत अगर खाली नहीं है तो दिमाग पे बोझ है। और ये वाले इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफ़ी नुकसान करते हैं। और जैसा आपने कहा कि बेड के पास मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस आता है आपके ऊपर, उसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, जो आपको फ़ील भी नहीं होती। आप इतने इम्यून हो जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, नींद तो ऐसे ही आती है। आपको अच्छी नींद का शायद स्वाद भी नहीं पता होगा जब से मोबाइल आया है, क्योंकि हम अपने बिल्कुल बेड के पास रखते हैं। तो वो आपके ऑरा को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी एनर्जी को डाउन कर ओके। आपने कभी किसी को, कोई आपके पास परेशान जो है क्लाइंट आया हो, रहे हैं। जी। आपने उसको कोई रेमेडी बताई हो और उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो, ऐसी कोई स्टोरी? हाँ, काफ़ी हैं। उसमें से एक तो, क्योंकि अभी आपने याद दिलाया क्लटर का ही, तो एक बच्चा था जो अपने लाइफ़ के काफ़ी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा था। बच्चा यंग लड़का था, और कोई बहुत ही बुरा डिसीज़न लेने वाला था, और उनके सिस्टर ने ही, जो मेरे साथ ही रेकी ग्रैंड मास्टर भी थी, मेरी बैचमेट थी, तो उन्होंने ही बोला कि तुम एक बार सुधा दी से बात करो, फ़ोन नंबर दिया, और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने उनको सिर्फ़ एक ही कहा कि अभी बेटा हम आपका चार्ट नहीं देखते, कुछ नहीं, आपके घर में मिक्सी ग्राइंडर कुछ पड़ा हुआ है, और इन्वर्टर्स पड़े हैं, 2-3 चीज़ें हमने और बताई, और कुछ कचरा है आपके ऊपर एक स्टोर में, आप उसको निकालिए, उसके बाद हम बात करते हैं, फिर आपने जो डिसीज़न लेना हो आप लेने के लिए फ्री हैं। तो बोली कब निकाला? मैंने कहा अभी। तो बोले मेरा अभी मूड नहीं है, ठीक है। और उनका अगले दिन फ़ोन नहीं आया, 2 दिन बाद आया कि दी आपने जब कहा, मैंने 1 घंटा तो सोचा, मैं मानता ही नहीं इन चीज़ों को। फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया, और मैंने पूरी रात लग के सारा घर साफ़ किया। और आज मैं मार्केट में खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं शॉपकीपर्स का सामना नहीं कर रहा था अपने साथी का। आज मैं उनके बीच में खड़ा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ और सॉल्यूशन माँग रहा हूँ, एंड आई एम बैक टू लाइफ़। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे खुद को बहुत अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त का भाई था, तो इसलिए और भी ज़्यादा। जी। इस तरह के काफ़ी अच्छे-अच्छे इंसिडेंट आते हैं। एक बच्चा छोटा, 8-9 साल का, गोहाना में गुम हो गया, गोहाना से अपने घर से गायब हो गया, और उसको हमने ढूँढा। उस समय मैं ज्योतिष और वास्तु कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ़ रेकी और डाउज़िंग, क्रिस्टल बॉल गेज़िंग, सिर्फ़ रेकी और डाउज़िंग के सहारे हमने उसको ढूँढा तमिलनाडु से। ओके। और तमिलनाडु से उसकी फैमिली लेके आई। एक हफ्ता 10 दिन में वो बच्चा वापस घर पहुंच गया था।
तो सिर्फ हमने उसको डाउजिंग से तो पहले लोकेट किया कहाँ कहाँ है। जब वो तमिलनाडु पहुंच गया तो हमारे डाउजर के उसमें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं डाला था, वैसा नहीं आ रहा था, फिर हमने रेकी से उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके उसको गाइड किया कि कॉल योर पेरेंट्स, और इस तरह से वो घर पहुंच गया। तो ये क्योंकि मैं बहुत अपनी जर्नी की शुरुआत पे थी, तो ये मेरे लिए एक अच्छा प्रेरणादायक था। न्यूमरोलॉजी में आप कैसे काम करते हैं? न्यूमरोलॉजी में हम मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज देते हैं। मिसिंग नंबर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो आप सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो उस सप्लीमेंट्स की तरह ही हम रेमेडीज देते हैं। और इसके साथ साथ हम नेम करेक्शन करते हैं जो कि देखने में अजीब भी नहीं लगे, और उस नेम करेक्शन को किसी भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में हम चेंज करने के लिए इंसिस्ट नहीं करते। इफ़ यू कैन देन दैट्स गुड, अगर नहीं भी कर सकते तो हम उसके लिए एक दूसरा प्रोसीजर बता देते हैं, और उसमें कोई छोटे मोटे एक दो अल्फ़ाबेट को चेंज करके आपके लकी नंबर के साथ उसके जो एट्रीब्यूट्स है मैच कर देते हैं, और इस तरह से वो नाम जैसे ही फ्लोट करता है 10-15 दिन में आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ आप मिसिंग नंबर की रेमेडीज कर रहे हैं, तो इट वर्क्स लाइक मैजिक। नाम में ऐसा क्या होता है? किसमें? नाम नाम में ऐसा क्या होता है कि नाम चेंज करने से चीजें ठीक होने लग जाती हैं? सब कुछ नाम में ही छिपा है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको नाम से बुलाया जाता है। आपके प्राण छूटे नहीं, आप बॉडी बन जाते हैं। नाम में बहुत कुछ है, नाम में जीवन है आपका। आपके पैदा होते ही आपके माता पिता ने जो आपको नाम दिया, आपके गुरुओं ने जो नाम दिया, उसमें एक ताकत होती है। कई बार उसमें कुछ स्पेलिंग की थोड़ी बहुत कमी आती है, इतने साल तो आपने उसी में निभाए ना, तो थोड़े बहुत हर्डल जो आपकी लाइफ में आने थे वो आए। उसके बाद जब उसमें छोटे मोटे चेंज आते हैं, यूनिवर्स को वो एनर्जी पहुंचती है, आपके उन नंबर की फ्रिक्वेंसी पहुंचती है, क्योंकि यूनिवर्स में नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि वो नाद है, और पूरा ब्रह्मांड जो है वो नाद के साथ चलता है। उस फ्रिक्वेंसी के साथ जैसे ही आपकी ट्यूनिंग बैठी, आप उसी समय आप ट्यून्ड हो गए, और आप फिर अपने एनर्जी फ्लो के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो नाम में आपके नाद है, एनर्जी है, आपकी पहचान है। नाम चेंज करने से कोई ऐसी स्टोरी की मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हो किसी की लाइफ में? आपने किसी का नाम चेंज करवाया और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हो? नाम चेंज काफ़ी लोगों के किए हैं, उसमें अभी तक एक्चुअली मुझे याद भी नहीं कितना काउंट है, लेकिन काफ़ी लोगों के हमने नेम करेक्शन किए हैं। और उसमें एकदम से चेंज वाला मेरे पास तो नहीं है। ये धीरे-धीरे, मैंने बोला जैसे 8-10 दिन में हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो 8-10 दिन में काफ़ी लोगों के रिज़ल्ट आए हैं। जैसे एक बच्ची है जो डिप्रेशन से जा रही थी, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर जो था वो इमोशन वाला चल रहा था, इमोशनल टर्बुलेंस थे उनके। तो उनके नाम को हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया, तो वहाँ वो ठीक हो गए। यहाँ पर मैं नाम के अलावा नंबर्स का एग्जांपल ज़रूर एक कोट करूँगी जो मेरे खुद की लाइफ के साथ है। मेरे बेटे को डेंगू हुआ था, और वो बहुत ही बुरी स्टेज वाला डेंगू हुआ था। डॉक्टर उसके कुछ ऐसे टेस्ट करने वाले थे जो बहुत पेनफुल थे। उनकी उस समय तक हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उनका बेड पूरा ब्लड से भर गया था। उनके स्टूल पास भी जब किया तो उसमें पूरा ब्लड ही ब्लड। बहुत डर गई थी मैं। जब डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट लिखे और वो पेनफुल थे, मुझे पता थे, और उस समय अचानक से मेरे दिमाग ने देखा कि इनका जो नंबर है रूम का बेड, वो 7 नंबर है, टेस्ट करवाएगा ये। मैं ज़िद पे आ गई कि मुझे रूम चेंज करना है। वो रूम मुझे एक सिफ़ारिश के बाद मिला था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये बड़ा स्पेशल रूम है। मैम आपको स्पेशल रूम दिया, दूसरे में कहाँ आना आना चाह रहे हैं? अभी डेंगू के वैसे बहुत पेशेंट्स हैं, हमारे पास जगह नहीं। मैंने बोला मैं खुले वरांडे में बैठ जाऊँगी बेटे को लेकर, बट मैं उस रूम में बेटे को नहीं जाने दूँगी। उन्होंने बोला फिर आपको प्राइवेट रूम में नहीं मिलेगा, शेयरिंग में मिलेगा। चलेगा, मुझे डॉर्मेट्री भी चलेगा। वहाँ उन्होंने ट्विन रूम में जैसे ही चेंज किया, वो मैंने रूम देख लिया, वो एक सूदिंग नंबर था। बोला ठीक है। शिफ्ट करने के 4 घंटे के बाद शाम को जब डॉक्टर आए हैं, बोले उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका कोई टेस्ट नहीं होगा, और उसके 2 दिन बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया।
ये मेरी अपनी लाइफ की एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, जो हमारे साथी न्यूमरोलॉजिस्ट भी जितने हैं, और उन्होंने उसके बाद इस चीज़ पे भी ध्यान देना शुरू किया कि हाँ मैम, अब जब भी हम, भगवान ना करे, लेकिन किसी भी जगह ऐसे जाते हैं तो हर जगह के नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आपका कहना है कि गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, ऑफिस का नंबर, ये चीजें मैटर करती हैं। बहुत मैटर करते हैं सर, बहुत मैटर करती है। अगर ये फेवर में ना हो तो इनकी रेमेडी किस तरीके से की जाती है? करेक्शन हो जाती है, सिर्फ उसके आगे छोटा मोटा कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट लगाने से, और उसके बाद यूनिवर्स को आपको खुद बताना भी है कि ये फ्रीक्वेंसी हम सेट कर रहे हैं, आज से प्लीज़ इसका रिज़ल्ट दीजिए। ओके, जैसे कार है, कार का नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते, कोई अल्फाबेट नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या किया जाए? नहीं, अब कार के आगे वो जो नंबर है, उसके आगे हम छोटा-सा लिखवा देते हैं। पेन से, पेंसिल से, कुछ ना नहीं भी हो तो हम कहते हैं कि ओके, आप इनविजिबल ही चाहे कर दीजिए, वर्चुअली कर दीजिए, लेकिन उस नंबर को इस तरह से करिए। ओके, बिकॉज़ क्योंकि गाड़ी के नंबर की अल्टरेशन जो है वो तो इल्लीगल है, वो कर नहीं सकते, बिल्कुल, पॉसिबल नहीं बिल्कुल है। आप नहीं कर सकते। हुँ, तो आप उसके आगे छोटा-सा लिख दीजिए जो विज़िबल भी ना हो। आपको तो पता है ना आपने इसको किस फ्रीक्वेंसी पे सेट किया है। ओके, जी। सो वो किया जा सकता है। आधा खेल तो आपके दिमाग का है। राइट, राइट। जी। सुधा जी, हमारी आपकी उस दिन बात चल रही थी, जी। तो मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, उसके अंदर कुछ 27 मोडालिटीज़ लिखा हुआ था, और जब आप आज आए भी थे तब भी हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, 27 विधाएँ। जी। ये क्या चीज़ें होती हैं? क्या सीखा है आपने? किस तरीके से इसका प्रयोग होता है? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ हमको। मैंने जैसे कि मैंने बताया कि ये यात्रा तो रेकी से शुरू हुई थी। जी, तो उसके बाद जब रेकी से जुड़ी हुई मैंने 2-3 चीज़ें उसी समय सीख ली, रेकी, डाउसिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, पास्ट लाइफ एंड हिप्नोसिस। उसके बाद जब मैंने वास्तु सीखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि हम वास्तु करेक्शन के लिए किसी का घर यूं ही नहीं तोड़ा सकते, किसी की कोई दीवार नहीं तोड़वा सकते। अगर उसके प्लैनेट्स उस समय फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। उस चीज़ से डरकर मैंने कि इस तरह की गलती ना करूं, मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया। ये एक बहुत गहरा समुद्र है। जब आप इसमें एक मोती ढूंढने जाओ तो कई मोती मिल जाते हैं। इंसान लालची है, तो उसी लालच में मैं भी ये सब प्यारे-प्यारे मोती इकट्ठे करती चली गई, ये मोडालिटी सीखती चली गई कि ये भी सीख लेते हैं, इसमें कुछ नया है, इसमें कुछ नया है। तो इस तरह से करते-करते कभी स्वर ज्ञान सीख रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड सीख रहे हैं, मोक्षपट्टम सीखा, और फिर ड्राइंग एनालिसिस सीखा। इसके साथ मैंने एक ऋषिकेश में माँ हैं, माँ ज्ञानसुवीरा, उनसे मैंने सिद्धियाँ प्राप्त करना सीखा। रॉयल सील बनाना, सिजिल मेकिंग, स्विच वर्ड्स, बागफ्रा रेमेडी, अ, बस अंत ही नहीं, सीखते चले गए, और अभी भी जर्नी इज गोइंग ऑन। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, ये सब चले ही जा रहा है। रिस्ट वॉच एनालिसिस क्या होता है? मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, कई लोग कर रहे हैं इसके बारे में बात। आपकी घड़ी आपका वक्त है, तो आपका वक्त आपके हाथ में ही है। उसको कैसे आप बदल सकते हैं, कैसे अपने हाथ में रख सकते हैं, और किस तरह से वो आपको नीचे भी गिरा सकता है अगर आप गलत वक्त को अपने हाथ में बांधे हुए हैं। ओके। तो आपकी घड़ी आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। थोड़ा-सा बताएँ इसके बारे में और। किस अ, टाइप की घड़ी पहननी चाहिए, किस टाइप की घड़ी नहीं पहननी चाहिए? वैसे हर एक के लिए अलग-अलग, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी का मकसद भी अलग होता है। आजकल जैसे कॉमन है कि सभी लोग हरे रंग की घड़ी ही खरीद रहे हैं। नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन शायद किसी के लिए ना भी अच्छी हो, तो उनके चार्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी बेहतर है। अगर आपको बाहर के लोगों के साथ डील ज़्यादा करना है तो रोमन न्यूमरल्स वहाँ अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए वो ठीक नहीं है। अदरवाइज रोमन न्यूमरल्स अच्छा काम करते हैं, गोल्डन न्यूमरल्स अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा आप घड़ी के बीच में काफ़ी लोग वो स्केलेटन वॉच ले लेते हैं। वहाँ पर उसकी वो लगातार चल रहा है, तो आप भी उसी तरह से मूव कर रहे हैं। कहाँ पर उसकी बैकग्राउंड जो है वो कहीं आपकी फैमिली लाइफ को तो खराब नहीं कर रही, डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही। आपकी घड़ी के यहाँ तक कि जो काँटे हैं, रिस्ट वॉच है या पेंडुलम वॉच है, वो भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे पेंडुलम वॉच घर में बहुत बड़ा नुकसान करती है, ये हमें वास्तु में भी पढ़ाया गया था। मुझे याद है महावास्तु में ही सर ने बताया था कि
पेंडुलम वॉच डेंजरस होती है। लेकिन वहीं अभी रिस्ट वॉच एनालिसिस में हमने सीखा कि हाँ, घरों में वो खतरनाक है, लेकिन इंडस्ट्रीज में वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो हर जगह पर हर चीज़ बढ़िया नहीं है और हर जगह हर चीज़ बुरी भी नहीं है। तो इस तरह से रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक के सहारे आप काफ़ी कुछ बदल लेते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, आप एक वॉल क्लॉक लगा लीजिए पर्टिकुलर कलर की, इट विल गिव यू बेनिफिट। ओके। जी। अभी आपने बताया कि जैसे सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाती हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैंने सुना है बहुत लोग सिद्धि प्राप्त करे होते हैं, तो उनसे कोई चीज पूछो तो उनकी जो सिद्धि होती है उनके कान में आकर उनको बताती है उसके बारे में, और वो फिर वही चीज आपको आगे बताने लग जाते हैं। नहीं, वो सिद्धि नहीं, वो कर्ण पिशाचनी है। अच्छा। हाँ, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं। दैट इज एक्चुअली लिटिल नेगेटिव, क्योंकि कर्ण पिशाचनी आपको बता तो देती है हमारे इस समय एक का कथावाचक है जो शायद उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाले का वो क्या सोच के आया है, क्या पूछना चाहता है, उसका क्या इलाज है, वो सब बता देती है। उसके बाद लेकिन वो कर्ण पिशाचनी बदले में भी तो फिर आपसे कुछ ना कुछ लेगी, ओके। क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है, तो सेटनिक एनर्जी है, तो वो आपसे जब बदले में लेगी तो वो खतरनाक होगा। तो कर्ण पिशाचनी तो बिल्कुल ये नहीं है। जो सिद्धियां हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वाइट एनर्जी के सात्विक हैं। उसमें जैसे मैंने जो सिद्धि की है, मैंने सूर्य यंत्रा को सिद्ध माने उसकी सिद्धि करवाई थी, उनको सिद्ध करवाया था। ओम, स्वास्तिक और हमारा रेकी सिंबल है जो मैंने उनकी सिद्धि की थी। ओके। जी। और ये माँ हमें नवरात्र के दौरान करवाती है। जी। इनसे क्या बेनिफिट मिलता है? इनसे बेनिफिट ये है कि अब ये मेरे लिए एक तरह से अस्त्र बन गया, ब्रह्मास्त्र की तरह, कि जब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, उसको यूज़ करने का हमारा एक तरीका है। तो जब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ तो पहले की अपेक्षा अब इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है, ये जल्दी इम्पैक्ट कर देगी। मैं पहले भी वो रेकी सिंबल डाल रही थी, तब उसका इफ़ेक्ट अलग आता था, तब मुझे कंटिन्यूअसली आधे घंटे तक, पौन घंटे तक, कभी 10 मिनट तक बैठना पड़ता था। अब मैं उस सिंबल को याद करके और फिर उस सिंबल को जैसे ही वहाँ पर लगाते हैं पेशेंट पे, क्लाइंट पे, तो वो इमीडिएट हमें रिजल्ट देने लग जाता है। ओके। जी। अगर हम बातें करते रहे तो हमारी बातें इसी तरीके से चलती रहेगी जी। और ये पॉडकास्ट और लंबा होता रहेगा। जी। तो मुझे लगता है कि हमें इसको यहीं पर विराम देना चाहिए, लेकिन इससे पहले हम इसको समाप्त करें। हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ मैसेज देना चाहें, कि जी। आपको या कोई सीख देना चाहे? नहीं, मैं सीख तो इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगी। जल्दबाजी मत कीजिए, प्रॉब्लम आए तो घबराइए नहीं। उस समय उसको डट कर जब आप उसका सामना कर लेंगे, वो दोबारा नहीं आएगी, ये यकीन देती हूँ। उसको हिम्मत से लिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको समस्या दी है, वो सिर्फ़ इसीलिए दी है क्योंकि उनको पता है आप काबिल हैं इसको समझने। तो आपकी समस्या में ही समाधान छिपा हुआ है। वॉच योर कर्मास, ये ज़रूर मैं कहूँगी। छोटी-छोटी चीज़ पे आप किसी जानवर को, प्रकृति को तंग मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यारे वो हैं, जो बेज़ुबान हैं, चाहे वो प्रकृति है, पेड़-पौधे हैं या जानवर हैं। उनको तंग मत कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, आपके रास्ते खुलते चले जाएँगे। केवल रेमेडी के नाम पर कुत्ते को रोटी मत खिलाइए, मन से उनको प्यार कीजिए, एप्रिशिएट कीजिए। बहुत बढ़िया। जी। थैंक यू सो वेरी मच सुधा जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, नोवा टॉक्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी बातें सुधा जी से जानी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, लाल किताब के बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी को भी देखा। तो मुझे तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन करें कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा और आप और किस तरीके के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। नोवा टॉक्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।